मैं हूं अंकित अवस्थी। कल ही के दिन मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर भारत और चीन को नर्क के समान कहा था और उनके इस बयान के बाद भारत भर में तीव्र प्रतिक्रियाएं रही। लेकिन उन्हीं प्रतिक्रियाओं में सरकार की प्रतिक्रिया पर लोगों का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी तल्ख टिप्पणी या फिर ट्रंप को टैग करते हुए कोई भी बातचीत नहीं निकल कर आई। देशवासियों में फूटा गुस्सा और उन हेल होल वाले बयान पर भारत सरकार की चुप्पी के चलते भारत में ही लोग ईरान के पक्ष में खड़े हुए, जब ईरान के एक हैंडल से, जो कि कॉन्सुलेट है भारत के अंदर उनका, वहां के ट्विटर हैंडल से या कहिए तो सरकारी ऑफिशियल हैंडल से भारत के पक्ष में इस तरह के संदेश सोशल मीडिया पर साझा किए गए कि समस्त भारतीयों ने उन्हें रीशेयर करके भारत सरकार को टैग किया बार बार कि आप लोगों ने पढ़ लिया और आगे निकल गए। ये वाली लाइन आप लोगों ने बोली थी, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को यह बताया कि कभी इंडिया आकर देखो कि इंडिया है क्या, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। हालांकि शाम होते होते ट्रंप की तरफ से माफीनामा, यानी कि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है। हालांकि वो ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर नहीं था, वो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन मीडिया में यह चलना दिखाई दिया। ऐसे में आज के सेशन में ईरान भारत एक होते हुए ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यही ट्रंप की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह थी कि वो ईरान को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, क्योंकि ईरान के साथ इंडिया और चाइना खड़े हैं। ईरान के सामने अमेरिका की जो मजबूरी है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन ही भारत और चीन को हेल कहते हुए दिखाई दी थी? आज के सेशन में ये जानने का प्रयास करेंगे कि असल में ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड अब क्यों हो चुके हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में एक तरफा सीज फायर का क्या लेना देना, इस फ्रस्ट्रेशन के बाद उनके ऊपर उनकी ही सरकार का प्रेशर क्या है। आफ्टर ऑल 1 मई ट्रंप के लिए एक बहुत ही चेतावनी भरा डे क्यों है। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो एंटी इंडिया इनके द्वारा कहा गया शब्द था कि हेल होल, उन्होंने जो ट्रुथ के ऊपर एक लेटर शेयर किया था, जो अपने आप में एक वहां के रेडियो एंकर, रेडियो जॉकी का लेटर था, उस लेटर में जो शब्द का यूज था वो ट्रंप ने भी एंडोर्स करते हुए यूज किया था। उसके ऊपर प्रतिक्रियाओं को एक बार के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले सरकारी प्रतिक्रिया। जिन्होंने ये सेशन पूरा नहीं देखा, कल हमने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर डिटेल में किया था, उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो भारत की तरफ से, जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बयान आया था और उस बयान में इन्होंने जो लाइन बोली और वो ये थी कि वी हैव सीन द कमेंट्स एज ऑल्सो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इशूड बाय द यूएस एम्बेसी इन रेस्पॉन्स। The remark are obvious, uninformed, inappropriate, and in poor taste. They certainly do not reflect the reality of India-US relationship, which has long been based on mutual respect and shared interest. एक बहुत ही सधा हुआ सा जवाब ट्रंप के बयान पर भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उसमें जिस तरह का ठंडापन था, उस पर भारतीयों के अंदर बहुत गुस्सा था और उस गुस्से को ऐसा लगा कि ईरान की जो कॉन्सुलेट हैदराबाद में है, ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है, लगता है कि उन्हें कोई भारतीय ही चला रहा हो। इस तरह का दर्द ईरानियों ने अपनी तरफ से शेयर किया। जैसे ईरान जो हैदराबाद के अंदर कॉन्सुलेट है, वहां पर लिखा गया कि चाइना एंड इंडिया आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के पालने हैं। In fact, the hell hole is where its war criminal president threatened to decimate the civilization in Iran. असल में नर्क तो वो है जहां वो राष्ट्रपति रहता है जो सिविलाइजेशन मिटाने की बातें करता है। डिवाइड एंड रूल, बट ट्रंप इज जस्ट डिवाइडिंग विदाउट एनी रूल। ट्रंप तोड़ तो रहे हैं लेकिन कोई नियम नहीं है। ईरान इन हैदराबाद के द्वारा किए गए इस ट्वीट पर तरह तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। Even a foreign nation is taking a stronger objection than our own country. What a downfall to the Indian diplomacy. भारत की डिप्लोमेसी को लोगों ने टैग करते करते टैग किया कि ये कैसा हमारा डाउनफॉल है कि हमारे लिए ईरान तो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्री जयशंकर साहब को टैग करते हुए कहा कि अब अति हो गई, खड़े हो जाइए कम से कम बिना डरे बोलने के लिए। साथ में कुछ लोगों ने दीज रेस्पॉन्स वांट्स अप over so embarrassing India running by a weak party Modi who supported since 2014 till now but highly
मतलब ये सब मतलब अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल इन सब में था। एटलीस्ट MEA एक्नॉलेज्ड दैट US एम्बेसी रेस्पॉन्स वाज इन पुअर टेस्ट। नाउ इज दिस व्हाट वी हैव अचीव्ड इन 12 ईयर ऑफ लीडरशिप ऑफ मोदी जी। तमाम प्रकार के सवाल सीधे सीधे सरकार से, अपोजिशन के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर पूछे जाते रहे। कई लोगों ने यह तक कहा कि अब इंडिया को सीधा ट्रंप को टैग करके उन्हें इन शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, हमें शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि जिस प्रकार से MEA अपनी तरफ से ये बातें बोल रहा है कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने पढ़ लिया, उन्हें हम निकले हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे उन चीज़ों के बारे में। बोले कम से कम ये जो संप्रभु होने का जो आप सिंबल लगाते हो ये तो हटा ही दो, कोई सेंस बन नहीं रहा है, आप रहने दो। इस तरह की बातें भी मतलब कही गई। अब साहब ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है उनके द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुंबई में है तो उन्होंने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया। मे बी समवन शुड बुक ए वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। ये बिल्कुल वैसे था जिसको तुम नर्क बोल रहे हो, एक बार आकर देखो, तुम्हारा शायद डिटॉक्स हो जाएगा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। इसमें एक वीडियो शेयर किया गया मुंबई का, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें मुंबई के दोनों व्यू दिखाए गए, एक शहर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया, कल्चर दिखाया गया। कल्चर के साथ साथ यहाँ पर मुंबई के अंदर जिस प्रकार से नेचर है, सीन है, ब्यूटी है, साथ ही साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दिखाते हुए, टैग करते हुए ईरान की जो मुंबई में कॉन्सुलेट है उसने वीडियो पोस्ट किया कि कभी आओ मिस्टर ट्रंप, पता चलेगा कि नर्क नहीं ये क्या है, आपका डिटॉक्स हो जाएगा, आपके अंदर जो जहर है वो खत्म हो जाएगा, आप सुधर जाओगे, आपकी बकवास बंद हो जाएगी। अब साहब जब मुंबई की जो कॉन्सुलेट है इंडिया, मतलब ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है ईरान वालों की, उस पर रिप्लाई किया हैदराबाद वालों ने और कहा कि भाई मुंबई वालों तुम काय को क्रेडिट ले रहे हो, हैदराबाद आओ, कभी यहां आकर पता लगाओ। मतलब कि ईरान की कॉन्सुलेट्स आपस में एक दूसरे से बहस कर रही हैं, वो भी इंडिया के लिए। और मतलब वो बहस चल रहा है कि नहीं भाई इंडिया बहुत खूबसूरत है, अमेरिकियों को नहीं पता है, अमेरिका को इस तरह की बातें करने की गंदी आदत है। इस बात के ऊपर एक नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो कहती हैं कि साहब हमारा MEA तो चुप है लेकिन कम से कम ईरान तो बोल रहा है। ऐसी तरह से तहसीन पूनावाला, तमाम लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रियाएं इस पर दी कि सरकार तो चुप है लेकिन ये कम से कम ये लोग जो बोल रहे हैं इससे ही कम से कम ये तो पता चलता है कि भारत के लिए लोग कैसा सोचते हैं। ये सारी बातें संदेशों से निकलकर आना शुरू हुई। अल्टीमेटली सवाल वहीं खड़ा रहा कि भारत चुप क्यों है। अब भारत चुप क्यों है, इसके पीछे तो कांग्रेस के पास एक सीधा सा जवाब है। कांग्रेस के पास जवाब है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए भारत कुछ बोलता नहीं है। एक तो बेसिक सवाल का आंसर ये है। दूसरा पॉइंट ये कि भारत जानता है कि ट्रंप बड़बोले हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, हर चीज के ऊपर अगर संज्ञान लेने लगे तो भाई साहब साल काटना और विशेष रूप से उनके साथ का समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, भारत की प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल जैसे थी, बिल्कुल सरकारी टाइप की, आधिकारिक प्रकार की रही। एक शाम होते होते एक मैसेज तैरने लगा जिसमें इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री कॉलन ट्रंप लिखा हुआ था। हालांकि ये सोशल मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दिया, ट्रंप के हैंडल्स पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहा गया कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ग्रेट कंट्री है और ऐसा कहते हुए इस मामले को विराम देने का प्रयास किया गया। लेकिन ट्रंप के इस असल फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? कल तो हमने बताया ही था कि अमेरिका के अंदर एक बिल आ रहा है जो बर्थ सिटीजनशिप को रोकने के लिए है कि भाई किसी बच्चे को जन्म से नागरिकता ना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, लगभग 16 लाख भारतीय अभी तक वहां बच्चे जाके पैदा करने पहुंचे हैं बर्थ टूरिज्म के नाम पर, ताकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिले। इसको तो उनका लोकल मुद्दा माना जाए, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनली ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की बड़ी रीजन क्या है? आपको याद होगा बीते साल आपने और हमने रशिया यूक्रेन के मामले पर ट्रंप को खूब ज्यादा ट्रोल होते हुए देखा था। ट्रंप को बार बार मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के नाम से लोग छेड़ रहे थे, कह रहे थे कि आप जिस युद्ध को बंद करवाने की कह रहे थे कि आते ही महीने भर में बंद करवा दूंगा, आप कुछ करवा नहीं पाए। आपको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला तो आप फीफा का पीस पुरस्कार ओढ़कर बैठ गए, जो उन्होंने आप ही के लिए पहली बार बनाया था। तो ट्रंप के इस फ्रस्ट्रेशन का पिछली बार खूब लोगों ने मजाक बनाया। जब मजाक बनाया तो उसके साथ साथ ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में वॉर के एक और वॉर छेड़ दिए कि चलो दुनिया का ध्यान हटे, दर्द की यूनानी टेक्निक अपनाई। आप और हम अब रशिया यूक्रेन की बात ही नहीं करते, गाजा इजराइल की बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है हाँ चल रहा होगा दुनिया के एक कोने के अंदर युद्ध। इन्होंने एक नया युद्ध छेड़ दिया।
अब इस नए युद्ध में इन्हें लगा था कि मैं ईरान पर बहुत ज्यादा कहर बरपाऊंगा, दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि देखो मैं कैसा हूं और मैं ही अपने तरीके से चलाऊंगा। ये इनसे ये भी नहीं सिमटा। हालत यहां भी खराब हो गए। हालत खराब ये हुए कि ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा। ईरान ने अपने यहां पर नुकसान खूब करवा लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरानियंस का हौसला नहीं टूटा। अमेरिका को एक आक्रांता अपने ही देश में बताने में ईरानियन कामयाब हो गए। ईरानियों की सत्ता लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गई। हमने कई बार कई जगह प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात डिस्कस की है कि जहां एक और इतने लंबे समय से चला आ रहा ईरान में शासन था खमनेई का, जो एक तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म का शासन है, ऐसे में धार्मिक लीडर्स के खिलाफ जनता एकजुट होना चाहती है, वो और मजबूत हो गया। धर्म के साथ लोगों का जो भाव है, अटैचमेंट है, वो और मजबूत हुआ और जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स थे वो कहीं गायब ही हो गए। यानी कि अमेरिका के किए धरे पर पूरी तरह पानी फिर गया। अमेरिका जो दुनिया को दिखाता था कि ईरान के हालत बहुत खराब हैं, वो कहीं अपनी ही बातों में गलत सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। परिणाम ये निकल कर आया कि ईरान के मामले में लगातार ट्रंप का पिछड़ते जाना ग्लोबल हंसी का पात्र बन गया।